शिंदे सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विकास सारथी जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने के लिए, और योगेश शीतल जुड़ रहे हैं मुंबई से मुंबई की राजनीतिक स्थिति के लिए। सबसे पहले विकास, आप ही का रुख करना चाहेंगे। विकास, आज जो फैसला आया उसने शिंदे सरकार को राहत दी है, वो दिख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई और टिप्पणियां भी की हैं, जिसमें राज्यपाल को लेकर टिप्पणी की गई है, साथ ही साथ स्पीकर को लेकर भी कुछ कहा गया है। तो क्या ये किसी तरह से इस पूरे फैसले पे कोई असर डालता है, या आने वाले समय में एक तरह से उनके काम और भूमिका को लेकर एक तरह से अगर हम कहें कि प्रेसिडेंट तय करने के लिहाज से इस पर आगे चर्चा जारी रखी जाएगी? देखिए, जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं उनका असर आने वाले केस पर कितना पड़ेगा ये तो भविष्य में तय होगा, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां स्पीकर को लेकर के खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पहले भी कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां पैदा होती हैं, जिनमें कभी स्पीकर या कभी गवर्नर के कुछ फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जाती है। लेकिन जो ये मामला था, इसमें दो बातें हैं कि पहला, गवर्नर के कुछ एक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और ये कहा कि पार्टी के भीतर जो झगड़ा चल रहा था उससे राज्यपाल ये एज्यूम नहीं कर सकते थे कि सरकार गिर जाएगी। और दूसरा, ये कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जिससे वो फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर करते। बावजूद इसके, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद दूसरे धड़े को बुलाना और बहुमत परीक्षण के लिए निमंत्रण देना, उसमें कोई गलती नहीं थी। गवर्नर का वो फैसला बिल्कुल उचित था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था। स्पीकर को लेकर के दो महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही है कि पहला, कि व्हिप कौन होगा पार्टी का, ये केवल अंदर विधानसभा में बैठे विधायकों का दल तय नहीं करेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी और इसमें पार्टी प्रेसिडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो व्हिप को लेकर के निर्णय स्पीकर का जो था उस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। बावजूद इसके कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात यह कही कि हम सीधे कोई भी अयोग्यता का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट सुने, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है। इसीलिए स्पीकर ही उचित फोरम है। स्पीकर को ही इस तरह के मामलों में रीजनेबल समय में कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन स्पीकर को यह भी देखना चाहिए कि जो व्हिप का मसला हो या असली पार्टी कौन है, इसको निश्चित करते समय, इसको निर्धारित करते समय उन्हें केवल विधानसभा के भीतर की स्थिति को ही केवल अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, अपने निर्णय के अधीन नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्थिति है। क्या पॉलिटिकल पार्टी ने जिस व्हिप को नियुक्त किया है उसका आदेश माना जाएगा, या विधायकों का कोई बागी दल किसी व्हिप को नियुक्त कर देता है अपने, उसकी बात स्पीकर मानेगा। तो यहां पर ये कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। भविष्य के लिए ये साफ हो गया है कि पार्टी द्वारा नियुक्त व्हिप ही सही व्हिप है और वही किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन अपने विधायकों को, अपनी पार्टी के विधायकों को दे सकता है। तो ये सारी बातें यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दी हैं। इसके अलावा जब स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस लंबित है, तब स्पीकर के हाथ क्या बंधे रहेंगे पूरी तरह, या वो उस समय भी अयोग्यता की किसी याचिका पर कार्रवाई कर सकते हैं? ये विषय सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया है, रेफर कर दिया है। तो उसमें क्या होगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट की एक नई बेंच नए सिरे से सुनवाई करेगी, 7 जजेस बेंच, और फिर वो ये व्यवस्था देगी कि कोर्ट ने इसमें कहा कि क्या इस तरह से जो एक टेम्परेरी समय के लिए मुमकिन है कि इन जो बागी विधायकों किसी सिनेरियो में उनके पास नंबर्स भी ना हो, लेकिन वो केवल अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेज करके क्या स्पीकर की शक्तियों को सीमित कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। जी विकास, अब हमारे साथ बने रहिएगा। योगेश का भी रुख करते हैं। योगेश, फौरी राहत एक तरह से कह सकते हैं और बड़ी राहत, क्योंकि फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, लगातार इंतजार हो रहा था, लेकिन इसके आगे जो तमाम बातें आज विकास अभी बता रहे हैं, ये लंबी राहत के तौर पर देखा जाए, या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की हैं राज्यपाल को लेकर और स्पीकर को लेकर, इसका कोई आने वाले समय में कोई असर देखा जा सकता है? देखिए ऋतु, कई तरह की आशंका और संभावनाओं पर एक तरीके से आप देखें तो विराम लग चुका है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा था कि धीरे धीरे करके जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं उनका बयान आना शुरू हो गया है। जहां तक अगर आप सरकार के भविष्य की बात करें तो अनिल परब, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो बेसिकली उन्होंने जो एक नाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो सरकार है वो सही नहीं है, वो कानून नहीं है, संवैधानिक नहीं है और वो सरकार जो नहीं टिक पाएगी। ऐसा संजय राउत भी कहते आए हैं। उद्धव ठाकरे के कई नेता हैं जो ऐसा कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ केशव उपाध्याय जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम पहले उनसे जानेंगे। एक बात बताइए केशव जी, फैसला आ गया, क्या है आपके? मुझे लगता है इस डिसीजन का मैं स्वागत भी करता हूं और हमारे नेता भी थोड़ी देर के बाद
इस पर डिटेल टिप्पणी करने वाले हैं। लेकिन ये सबसे पहले ये निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मोटा मोटे तौर पे देखा जाए जो दो तीन मुद्दे सामने आए हैं कि एक तो नबिया केस के बारे में था जो लार्जर बेंच को दिया गया है, शिवसेना किसके पार्टी है, इसके डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन दिया था वो भी सही, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। और तीसरा जो आमदार MLA जो अपात्र करने का डिसीजन था वो भी स्पीकर करेंगे ये कहा गया है, जो क्योंकि अपोजिशन की तरफ से इसके बारे में भी गलतफहमियां जा रही थी कि ये वाइस प्रेसिडेंट के पास आएगा, लेकिन आज स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये स्पीकर करेगा। तो ये जो ओवरऑल है ये सरकार आगे चलेगी, जनता की सरकार है, इसके आज शिक्कामोर्तब हो गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो देवेंद्र फडणवीस या जो भी नेता थे वो बजाय विश्वास मत का नोटिस दिए बिना सीधे गवर्नर को उन्होंने मुझे लगता है गवर्नर एक अलग संस्था है, गवर्नर के संस्था पे टिप्पणी करना, मैं गवर्नर संस्था का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी तक मैं सीमित रहना चाहता हूँ और उसके ऊपर टिप्पणी करता हूँ, इसलिए मैं इस निर्णय का फैसले का स्वागत करता हूँ। केशव जी, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं अलग अलग, अभी अनिल परब ने ट्वीट किया, संजय राउत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आप उस पर कोई टिप्पणी करें? मुझे लगता है इसके बाद तो कम से कम आज के बाद तो ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन आया आज के बाद तो अपोजिशन के द्वारा जो गलत एक प्रकार गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, जो अपप्रचार किया जा रहा है, वो आज के बाद तो बंद होना चाहिए। शुक्रिया। तो केशव जी इस तरीके से बता रहे थे कि जिस तरीके से जो बयान दिए जा रहे थे बार बार सरकार कितना संवैधानिक है, सरकार का गठन किस तरीके से किया गया, इन सब को लेकर जो बयान दिए जा रहे थे, जिस तरीके केशव जी उम्मीद जता रहे हैं कि वो इस फैसले के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो है उद्धव ठाकरे भी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। योगेश, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय है, क्या उद्धव ठाकरे को आज अफसोस हो रहा होगा? देवेंद्र फडणवीस वो भी एक प्रेस वार्ता। योगेश, क्या उद्धव ठाकरे को आज अफसोस हो रहा होगा कि बहुत जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया? देखिए ये बिल्कुल ऋतु, उनको जरूर अफसोस हो रहा होगा, लेकिन अगर आप तत्कालीन परिस्थितियों को देखेंगे तो उनके पास और कोई विकल्प बचा भी नहीं था, क्योंकि आगे क्या होगा ये उस वक्त खड़े होकर देखना मुश्किल था, उस वक्त देखना काफी जो है वो जटिल था, क्योंकि स्थिति पूरी उनके हाथ से बाहर जा चुकी थी। तो अभी इस मुकाम पे खड़े होकर पीछे देखना और फिर ये कहना कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो स्थितियां बदल जाती, ये मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है, काफी चीजें हाइपोथेटिकल होती है। अगर वो उस वक्त रेजिग्नेशन नहीं फाइल करते और मान लीजिए कि जो है कॉन्फिडेंस, अगर मान लीजिए विश्वास मत की परिस्थिति आ जाती और अगर वहां पे सरकार गिर जाती फिर क्या होता, इसीलिए ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं। अगर वो इस्तीफा दे देते तब क्या होता, नहीं देते तब क्या होता, ये सब अलग अलग परिस्थितियां, इसका इंटरप्रिटेशन आप अनगिनत तरीके से कर सकते हैं और इसके क्या परिणाम आएंगे वो मालूम नहीं चल पाता है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां कई सारी थी, कई सारी और बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो है वो फौरी राहत शिंदे सरकार को है। विकास ने जिस तरह से डिटेल में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ जो 7 जजों के बेंच का गठन भी किया है, क्या आने वाले समय में किसी तरह का कोई असर पड़ेगा या फिर ये एक तरह से भविष्य में इस तरह की अगर परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उसके लिए एक नजीर या उसके लिए एक मार्गदर्शन के तौर पे रहेगा, देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका भी दिल्ली से, और योगेश आपका मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मसले पर। और मिड डे प्राइम में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। और आइए सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पे बात करते हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। CJI ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी। CJI ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में वास्तविक शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि अगर अधिकारियों को ये लगेगा कि जिस सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उसका नियंत्रण उन पर नहीं है तो वो गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियां उसकी विधायी शक्तियों की तरह है, यानी जिन जिन मामलों में दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है उस पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी उसका नियंत्रण है। दिल्ली में सरकारी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है। केंद्र के पास केवल पब्लिक ऑर्डर, जमीन और दिल्ली पुलिस का अधिकार है। इस खबर पर विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, दिल्ली सरकार के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि कई झटके मिले हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दिल्ली सरकार को दी है लंबे विवाद पर। बिल्कुल, देखिए इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाकी यूनियन टेरिटरीज से अलग है। जहां तक सेफगार्ड्स की बात की जाए तो केंद्र सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं एक तरीके का सेफगार्ड मुहैया कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली एक संवेदनशील इलाका भी माना जाता है। इसलिए जो पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर का मामला है ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। और इसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि जिन मामलों में दिल्ली सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है उससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में भी दिल्ली सरकार का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बिल्कुल शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां पूरी तरह से इनको पूरी तरह से डिवाइड किया गया है। यानी कि जो लिस्ट की बात करें हम, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चीजें लिस्ट 1 में है उन पर एलजी को पूरी तरह अधिकार है। लिस्ट 2 में जहां पर यह नहीं लिखा है स्पष्ट रूप से कि केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होंगे, उसमें दिल्ली सरकार के पास चाहे वो कानून बनाने की शक्ति हो या नियुक्तियों या तबादलों की शक्ति हो, वो पूरी तरह से है। इसके अलावा कोर्ट ने यहां पर यह भी बात कही कि नियंत्रण अगर अधिकारियों पर उस सरकार का नहीं होगा जिसके लिए वो अधिकारी काम कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये सारे अधिकारी गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, मनमानी तौर पर काम कर सकते हैं, इसीलिए जो चुनी हुई सरकार है उसी का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2018 में भी संविधान पीठ ने ये काफी सारी बातें तय की थी, लेकिन एक ट्रांसफर और पोस्टिंग का मसला ऐसा था जिसको आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी व्यवस्था स्पष्ट कर दी है कि जब तक कि स्पष्ट रूप से ये ना लिखा हो कि ये एक्सक्लूसिवली सेंटर का अधिकार है दिल्ली के संबंध में, तब तक दिल्ली सरकार का अधिकार माना जाएगा। और इसको लेकर के आगे कोई विवाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि नियुक्ति दिल्ली में ही हुई हो उस अधिकारी की। यानी कि जो आईएएस हैं, जो डेप्यूटेशन पे आते हैं, उनके पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में भी दिल्ली सरकार की एक अहम भूमिका होगी निर्णय लेने में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए, इस फैसले पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आइए नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग का काम 34 जिलों में पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले